तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अफजल गुरु था कौन और ये आतंकवादी बना कैसे। तो इसकी शुरुआत होती है 30 जनवरी 1969 में। कश्मीर के बारामूला में हबीबुल्लाह गुरु के घर में एक लड़के का जन्म होता है। नाम रखा जाता है मोहम्मद अफजल गुरु। पिता का सपना था कि अफजल गुरु बड़े होकर डॉक्टर बने और अफजल ने भी दिन दुगनी और रात चौगनी करके पढ़ाई की और वो भी चाहता था कि वो अपने पिता के सपने को पूरा करे, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जवानी धीरे धीरे उभरती गई और साल गुजरते गए और पता नहीं चला कि कब अफजल के हाथ में इंजेक्शन के जगह AK-47 आ गई और खाने वाली गोलियों की जगह बंदूक की गोली आ गई। खैर, अफजल गुरु बचपन से ही होनहार थे। स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो या अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज हो, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड की अगुवाई के लिए भी अफजल गुरु को सबसे आगे रखा जाता था। फिर उसके बाद क्षेत्रीय स्कूल से उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की और फिर साल आया 1986। उसके बाद उन्होंने अपनी सेकेंडरी यानी कि हायर एजुकेशन के लिए दाखिला लिया सोपोर के मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट में। बस यहीं से शुरुआत होती है अफजल गुरु के बर्बादी की। यहां उनकी मुलाकात होती है नवेद हकीम से, जो कि शांतिपूर्ण भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे। तो इसके बावजूद भी जो अफजल थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई को प्राथमिकता दी और 12वीं पास की। उसके बाद मेडिकल में दाखिला लिया और पिता के ख्वाब को जी जान से पूरा करने में अफजल गुरु जुट गए। लेकिन रिसर्च के दौरान हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जब कश्मीर में 1990 के आसपास हथियारबंद चरमपंथ शुरू हुआ तो अफजल गुरु MBBS के तीसरे साल में था और तब तक उसका वो शांतिपूर्ण भारत विरोधी दोस्त नवीद हकीम चरमपंथी बन चुका था और साथ ही उसने अफजल को भी अपने साथ भारत विरोधी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में शामिल करा लिया था, ऐसा अफजल के साथियों का कहना था। जिसके बाद अफजल LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में हथियारों के प्रशिक्षण के बाद जब वापस लौटा, संगठन की सैन्य योजना और सैन्य योजना से यहाँ मतलब है कि कैसे मासूमों को मारा जाए बनाने वाली टीम में शामिल हो गया। सोपोर में लगभग 300 कश्मीरी नौजवान अफजल की निगरानी में चरमपंथी गतिविधियों में हिस्सा लेते रहे। अच्छा, चरमपंथी शब्द समझते हैं आप क्या होता है? चरमपंथी उन व्यक्तियों को कहते हैं जो किसी विचार, धर्म या राजनीतिक विचारधारा को अपनी चरम सीमा पर जाकर फॉलो करते हैं, जिनकी नजरों में उनका हर गलत भी सही होता है। ऐसे लोगों को चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। अब चलिए आगे सुनिए पुरानी यादें दोहराते हुए फारूक अफजल गुरु के संबंधी फारूक का कहना था कि जब कश्मीर में लिबरेशन फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच टकराव शुरू हुआ तो अफजल ने 300 सशस्त्र लड़ाकों की बैठक सोपोर में बुलाई और ऐलान किया कि हम इस मारकाट में भाग नहीं लेंगे। यही कारण है कि सारे क्षेत्र में आपसी लड़ाई में सैकड़ों मुजाहिदीन मारे गए, लेकिन अफजल का इलाका शांत रहा। इसके बाद अफजल ने अपने चचेरे भाई शौकत गुरु, जो कि संसद पर हमले के एक और आरोपी थे, उनकी मदद से दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने अर्थशास्त्र में डिग्री ली। शौकत का छोटा भाई यासीन, उसका कहना है कि अफजल गुरु अपना और अपनी पढ़ाई का खर्च बच्चों को ट्यूशन देकर पूरा किया करता था। डिग्री के बाद थोड़े समय के लिए शौकत और अफजल दोनों ने बैंक ऑफ अमेरिका में नौकरी की। अंत में दिल्ली में वो 7 वर्षों तक रहने के बाद साल 1998 में अपने घर कश्मीर वापस लौट गए और वहां उनकी मुलाकात हुई कश्मीर के बारामूला में रहने वाली तबस्सुम से, जिससे उन्होंने निकाह किया, जिससे आगे चलकर उनका एक बड़ा ही नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा हुआ जिसका नाम रखा गालिब गुरु। वैसे आपको शायद पता ना हो, अफजल गुरु गालिब के बड़े ही फैन थे। अफजल गुरु इन चीजों से शायद निकलना चाहते थे क्योंकि 1998 के आसपास उसने दवाई के धंधे में और बाकी चीजों में इंटरेस्ट वो लेने लगे थे। लेकिन साल 2001 आते आते अफजल गुरु में चरमपंथी विचार घर कर गए।
जिसके बाद वो जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर भारत के संसद भवन पर 2001 के हमले में शामिल होने के लिए दोषी ठहराए गए। उसे मौत की सजा सुनाई गई थी और समीक्षा और स्पष्टता के लिए कई अपील के बावजूद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सजा को बरकरार रखा था। आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ था 13 दिसंबर 2001 को जो पूरे आजाद भारत के इतिहास में उस समय का सबसे भयावह कांड था। आप इमेजिन कर सकते हो अपनी आंखों पर कि उस समय सदन में अटल, आडवाणी और सोनिया गांधी जैसे नेता बैठे थे जब सदन के गेट के सामने एक आतंकवादी ने खुद को बॉम्ब से उड़ा लिया। बाकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके करीब 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 15 लोग इस हमले में घायल हुए। हमला होते ही सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों को मार गिराया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार मारे गए आतंकियों में हैदर उर्फ तैफूल, मोहम्मद राणा, रणविजय और हमजा शामिल थे। शहीद हुए उन 9 लोगों में से संसद का एक माली, संसद भवन में सुरक्षा सेवक के 2 कर्मचारी और दिल्ली पुलिस के 6 जवान शहीद हुए थे। अब आती है गवर्नमेंट के एक्शन की बारी और एक सबसे बड़ी चीज कि 2001 में पार्लियामेंट पर हमला अब तक का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर माना जाता है। भले ही अफजल को आपने फांसी तो दे दी, भले ही वो 5 आतंकवादी मौके वारदात पर मारे गए हों, लेकिन दुख की बात यह है कि पार्लियामेंट जैसी जगह में ऐसे कुख्यात लोगों की कोई चेकिंग क्यों नहीं की गई, यह एक बड़ा सवाल उठता है। भारत सरकार ने शुरू में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद पर हमले में शामिल होने का आरोप लगाया। हालांकि लश्कर ए तैयबा ने इस घटना में शामिल होने से इनकार कर दिया। नवंबर 2002 में भारतीय अधिकारियों ने जैश के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया और उस पर मुकदमा चलाया गया। चारों को घटना में विभिन्न भूमिकाएं निभाने का दोषी पाया गया। हालांकि चौथे शौकत हुसैन, ये आरोपियों में से एक थे। शौकत हुसैन, उनकी पत्नी अफसाना को साजिश की जानकारी छिपाने के एक मामूली आरोप का दोषी पाया गया। 29 दिसंबर 2001 को अफजल गुरु को 10 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इस पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को इस घटना के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। भारत के तत्काल पड़ोस में विश्व के नेताओं ने संसद पर हमले की निंदा की। 14 दिसंबर को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमले के लिए पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने दावा किया कि हमें कल की घटना के बारे में कुछ सुराग मिले हैं, जिससे पता चला है कि एक पड़ोसी देश और इसके पीछे कुछ सक्रिय आतंकवादी संगठन हैं। वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए इसलिए आइए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यानी तारीखों की। तो 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट के बाद अफजल गुरु कहानी में आता है, अफजल गुरु की कहानी में एंट्री होती है। 4 जून 2002 को अफजल गुरु, SSR गिलानी, अफशान गुरु और शौकत हसन गुरु के खिलाफ मामले तय किए जाते हैं। फिर 18 दिसंबर 2002 को अफजल गुरु, SSR गिलानी और शौकत हसन गुरु को फांसी की सजा दी जाती है। अफशान गुरु को बाद में रिहा कर दिया जाता है। फिर 30 अगस्त 2003 को जैश ए मोहम्मद के चरमपंथी गाजी बाबा, जो संसद पर हमले के मुख्य आरोपी थे, उनको सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 10 घंटे तक चले एनकाउंटर में श्रीनगर में यानी जम्मू कश्मीर में मार गिराया। फिर एक महत्वपूर्ण तारीख आती है 29 अक्टूबर 2003 को, जब इस मामले के मेन आरोपियों में से एक SSR गिलानी को बरी कर दिया जाता है। फिर 4 अगस्त 2005 जब सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु की फांसी की सजा बरकरार रखी, शौकत हसन गुरु की फांसी की सजा 10 साल की कड़ी कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया। फिर तारीख आती है 26 सितंबर 2006 की, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी देने का आदेश दे दिया। अगली तारीख है 3 अक्टूबर 2006 की, जब अफजल गुरु की पत्नी तबस्सुम गुरु ने राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सामने दया याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई हुई कि नहीं आगे अगली तारीख की हम बात करके आपको बताएंगे। तो 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु की दया याचिका भी खारिज कर दी। फिर आती है तारीख 16 नवंबर 2012 को। अब धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं वहां पे जहां पे 2013 में अफजल गुरु की फांसी हुई। फिर कैसे JNU कांड हुआ और बाकी प्रकरणों पर भी चर्चा की जाएगी। देवेंद्र सिंह का भी किस्सा हम आपको आगे सुनाएंगे। तो 16 नवंबर 2012 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अफजल गुरु की दया याचिका गृह मंत्रालय को लौटा दी। फिर 30 दिसंबर 2012 को शौकत हसन गुरु को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया, जो कि पार्लियामेंट अटैक के मेन आरोपियों में से एक थे। फिर तारीख आती है 10 दिसंबर 2012 की, जब केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे ने कहा
कि अफजल गुरु के मामले की हम पड़ताल करेंगे। लेकिन 13 दिसंबर 2012 को बीजेपी ने लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान अफजल गुरु को फांसी दिए जाने का मुद्दा उठाया। फिर 23 जनवरी 2013 को राष्ट्रपति ने अफजल गुरु की दया याचिका को भी खारिज कर दिया। फिर तारीख आती है 3 फरवरी 2013। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा बोरिंग हो रहा है, लेकिन तारीख आपको समझना पड़ेगा कि कब कब क्या क्या हुआ था। फिर तारीख आती है 3 फरवरी 2013 की, जब गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति द्वारा खारिज दया याचिका मिली अफजल गुरु की। फिर वो तारीख जिसने अफजल गुरु की इस कहानी को यहीं पे ख़त्म कर दिया, 9 फरवरी 2013, जिस दिन आप ये स्टोरी देख रहे हैं इस चैनल पे, इसी दिन आज से 2022 चल रहा है, आज से 9 साल पहले 2013 में अफजल गुरु को नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटकाया गया। तो उसके बाद बहुत बवाल भी हुआ कि कैसे ये किया गया। इस पूरी घटना में एक किरदार ऐसा भी है जिसका नाम इस पूरी कहानी में ना लेना किसी नाइंसाफी से कम नहीं होगा, देवेंद्र सिंह। जी हां, ये वही डीएसपी है जिनका नाम खुद अफजल ने उस लेटर में लिखा था जो अफजल गुरु ने वर्ष 2013 में जेल से अपने वकील सुशील कुमार को लिखा था। दरअसल उस लेटर में अफजल ने कई जगह डीएसपी देवेंद्र सिंह के नाम का जिक्र किया था, जिसमें अफजल ने बताया था कि देवेंद्र के कहने पर ही उसने मोहम्मद नाम के किराएदार को घर दिया था, जो अंत में इस मामले में मुख्य आरोपियों में से पाया गया। हालांकि आतंकवादियों से संबंध रखने और उन्हें सहायता पहुंचाने के आरोप में देवेंद्र सिंह को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है और जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ एनआईए ने जम्मू कश्मीर की विशेष अदालत के सामने आरोप पत्र भी बीते दिनों दाखिल कर दिया है। आरोप पत्र में बताया गया है कि निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ अधिकारियों के संपर्क में भी थे। तो ये तो हुई अफजल की फांसी तक की कहानी, लेकिन फांसी के बाद जो बवाल शुरू हुआ वो शायद आज भी जिंदा है और राजनीति के गलियारों में भी है। दरअसल जेएनयू में अफजल की फांसी के बाद कथित तौर पर नारे लगाए गए कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, कातिल तेरे जिंदा हैं, वगैरह वगैरह, जिसके बाद कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत कई और छात्रों को गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, 2016 में जेएनयू में कथित तौर पर कुछ छात्रों पर अफजल गुरु की बरसी मनाने का इल्जाम भी लगा। हालांकि ये कार्यक्रम मना रहे छात्रों का कहना था कि वो फांसी के खिलाफ नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य यह बताना था कि हमारा न्यायिक ढांचा कैसे काम करता है। वक्त है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का और अंत में जाते जाते चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा। अगर किस्मत मिले इंसान बनने की तो इंसान बनो, अगर किस्मत मिले इंसान बनने की तो इंसान बनो, ना कोई अफजल ना कोई कसाब बनो, अरे बनना ही है तो अब्दुल कलाम जैसा बनो। यही कहना चाहूंगा अंत में कि अफजल गुरु जैसे लोग किसी के आइडल नहीं हो सकते। अगर मानना ही है आइडियल आपको तो अब्दुल कलाम जी को मानिए ना, क्या दिक्कत क्या है उसमें। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट करके आप प्रतिक्रिया अपनी दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप देख रहे थे WCG न्यूज। मेरा नाम है राहुल सिंह। शुक्रिया।